आज हम एक ऐसे अदालती फैसले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जो शायद हम सबके किसी न किसी लोन से जुड़ा हो सकता है। कहानी तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल लोन की थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी कि कोई बैंक या उसका एजेंट आपसे पैसे वसूलने के लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला, आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मां की शिकायत ने, जिसने अपना बेटा खो दिया था, भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक तरह से खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। और ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू होती है, लेकिन इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए थे? तो एफआईआर को मृतक की मां शांति देवी शर्मा ने दर्ज कराया था। उनके मुताबिक 16 अक्टूबर 2005 को दोपहर के करीब 1 बजे 2 लोग जो खुद को बैंक का रिकवरी एजेंट बता रहे थे, उनके घर आए और वो सीधे उनके बेटे के बेडरूम में जबरदस्ती घुस गए। क्या? बेडरूम में? मतलब बिना इजाजत के? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती। ये तो सीधे सीधे किसी की निजता पर हमला है। सही बात है। और वहां उस वक्त उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने सबके सामने ही उसे मोटरसाइकिल और पर्सनल लोन की बकाया किस्तों को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया, अपमानित करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो बात सिर्फ जुबानी कहासुनी तक नहीं रुकी, उन्होंने कुछ और भी किया? हाँ, आरोपों के मुताबिक उन्होंने सबके सामने उस युवक से उसकी मोटरसाइकिल की चाबियां छीनी और जबरदस्ती मोटरसाइकिल लेकर चले गए। अरे! और ये समझना जरूरी है कि वो मोटरसाइकिल सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। वो युवक एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था और रोज उसी पर सब्जियां और दूसरा सामान लाता था। मतलब वो उसके रोजगार का एक अहम जरिया थी। मतलब उन्होंने सिर्फ उसकी गाड़ी नहीं छीनी, बल्कि एक तरह से उसके काम करने का औजार ही छीन लिया। इसका उस युवक पर क्या असर पड़ा होगा, इसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इसका असर बहुत बहुत गहरा और दुखद था। एफआईआर में लिखा है कि अगले दिन मोटरसाइकिल न होने की वजह से उसे अपनी पीठ पर सब्जियां लाद कर लानी पड़ी। ऐसा करते हुए जब पड़ोस के लोगों ने उसे देखा तो उस पर ताने कसे। ओह! ये जो सार्वजनिक अपमान था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि उसे जीवन में कभी ऐसी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा था, और उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली। एक पल की खामोशी के बाद ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। एक लोन की कुछ किस्तों के लिए किसी की जान चली गई। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सब एफआईआर में दर्ज आरोप थे जिनकी पुलिस जांच होनी बाकी थी। लेकिन इस घटना ने परिवार को तो पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला एक साधारण लोन डिफॉल्ट केस से निकलकर एक मानवीय त्रासदी और एक बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल गया। परिवार ने चुप बैठने के बजाय न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? मृतक की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। ये एक खास तरह का केस होता है जिसमें कोई भी नागरिक सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम सही से करने की निर्देश देने की मांग कर सकता है। अच्छा। इस मामले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश देने की मांग की कि वो आईसीआईसीआई बैंक और उसके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी वो पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं थी और सीधे हाईकोर्ट से दखल की मांग कर रही थी। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और दिल्ली पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने 2 रिपोर्टें दाखिल भी की, लेकिन अदालत उनसे संतुष्ट नहीं हुई। उसे लगा कि जांच बहुत धीमी चल रही है। इसलिए अदालत ने न केवल जांच को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया, बल्कि कुछ ऐसा किया जो बहुत ही असाधारण था। 1 मिनट, अदालत ने सिर्फ जांच का आदेश नहीं दिया, बल्कि अपनी तरफ से टिप्पणियां भी की। ये तो बहुत अजीब बात है। आमतौर पर अदालतें सबूतों के बिना कोई राय नहीं देती, खासकर जब जांच चली रही हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सच में असाधारण था। अदालत ने अपने आदेश में कुछ बहुत ही सख्त और दूटूक बातें लिखी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, पहला, लोन वाली गाड़ी को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा काम पर रखे गए बाहुबलियों ने वापस ले लिया था। बाहुबलियों? एक हाई कोर्ट अपने फैसले में एक प्रतिष्ठित बैंक के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और दूसरा, उन्होंने कहा, मृतक की आत्महत्या का मुख्य कारण बैंक के लोगों द्वारा किया गया अपमान था। मतलब कोर्ट ने सीधा सीधा कनेक्शन बना दिया। बिल्कुल। और बात यही नहीं रुकी।
तीसरी और सबसे सख्त टिप्पणी थी, आईसीआईसी जैसे बैंकों द्वारा लोन वसूली के लिए अपनाए गए तरीके गैर कानूनी हैं और उन्हें किसी भी हालत में अपने बकाये की वसूली के लिए गुंडों और बाहुबलियों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुंडे और बाहुबली, अदालतें तो आमतौर पर बहुत सदी हुई भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि जज कितने नाराज थे। बहुत ज्यादा। और ये दिखाता है कि अदालत सिर्फ कानूनी नुक्ते पर बात नहीं कर रही थी, वो समाज में फैल रहे गलत चलन पर अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रही थी। एक तरह से ये एक सामाजिक टिप्पणी थी। जाहिर है बैंक को ये भाषा बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? स्वाभाविक रूप से बैंक इन टिप्पणियों से सख्त नाराज हुआ। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इन पैराग्राफ्स को फैसले से हटा दिया जाए। उनका तर्क था कि ये टिप्पणियां अनुचित हैं, एक तरफा हैं और मामले का फैसला करने के लिए जरूरी नहीं थी, क्योंकि जांच तो अभी चली रही थी। और हाईकोर्ट ने क्या कहा? मान गए वो? नहीं, हाईकोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां सोच समझ कर की गई हैं। इसके बाद ये बैंक के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। अपनी साख बचाने के लिए वे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सबकी नजरें इस पर होंगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट के इन कड़े शब्दों पर लगाम लगाएगी या उन्हें बरकरार रखेगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत ही दिलचस्प और संतुलित था। पहली बात, उन्होंने हाई कोर्ट की उन सख्त टिप्पणियों बाहुबली और गुंडे वाली को हटाने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो टिप्पणियां बनी रहीं, ये तो बैंक के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन जोड़ा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां चल रही पुलिस जांच को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी। मतलब जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से बिना इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए अपना काम करना होगा। लेकिन ये एक तरह का कानूनी दांवपेच नहीं लगता? अदालत कह रही है कि हमने जो कहा वो रिकॉर्ड पर रहेगा, लेकिन पुलिस को हमारी बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। कानूनी तौर पर ये एक संतुलन बनाने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के गुस्से की वजह को समझ रहा था, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन हो। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प लाइन कही। उन्होंने कहा कि इस स्पष्टीकरण के बाद बैंक को कोई ठोस नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अब कोई भी इन टिप्पणियों के आधार पर बैंक को दोषी नहीं मान सकता। ये फैसला मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। एक तरफ अदालत बैंक को ठोस नुकसान से बचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी बैंक पर 25,000 रुपए का हर्जाना भी लगा रही है, मुकदमेबाजी की लागत के तौर पर। बिल्कुल, और यही इस केस की खूबसूरती है। ये सिर्फ टिप्पणियों को हटाने या ना हटाने का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर का उपयोग पूरे बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर को एक बहुत कड़ा संदेश देने के लिए किया। वो संदेश क्या था? संदेश साफ था, हम एक सभ्य देश में रहते हैं, जंगल राज में नहीं। यहाँ कानून का शासन चलता है। लोन की वसूली हो या किसी गाड़ी को जब्त करना हो, ये केवल और केवल कानूनी तरीकों से ही किया जा सकता है। और क्या अदालत ने किसी मौजूदा कानून का भी जिक्र किया है, ये बताने के लिए कि कानूनी तरीका क्या होता है? हाँ, किया। और ये बहुत दिलचस्प है। अदालत ने सिरफासी अधिनियम 2002 का जिक्र किया। ये वो कानून है जो बैंकों को अदालत जाए बिना कुछ शर्तों के साथ सीधे संपत्ति जब्त करने की ताकत देता है। इसका जिक्र करके अदालत का इशारा साफ था, हमने आपको ताकत दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें और गुंडागर्दी करें। यानी अदालत उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिला रही थी। और क्या रिजर्व बैंक के भी कोई नियम थे इस बारे में? थी। अदालत ने आरबीआई के 2003 के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया, जिनमें साफ कहा गया था कि लोन वसूली के लिए अनुचित उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जैसे कि अजीब समय पर फोन करना या बाहुबल का उपयोग करना। ये सब मना था, पर शायद बैंक और उनकी एजेंसियां इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। तो क्या इस मामले के बाद नियमों में कोई ठोस बदलाव आया? क्या सिस्टम ने इस घटना से कोई सबक सीखा? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 24 अप्रैल 2008 को जारी आरबीआई के नए और ज्यादा विस्तृत दिशा निर्देशों का उल्लेख किया। ये दिशा निर्देश इस मामले की सुनवाई के दौरान ही आए थे और उन्होंने वसूली के तरीकों को और भी सख्त बना दिया। इन नए दिशा निर्देशों में ऐसा क्या खास था? इनमें बैंकों की ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता यानी BCSBI कोड को भी शामिल किया गया। इसमें बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं मानवीय नियम बनाए गए। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे एक नियम था कि ग्राहक से आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि एजेंट आधी रात को भी फोन करके लोगों को डराते धमकाते थे।
फिर निजता के सम्मान की बात आई, जो सीधे शांति देवी के बेटे के मामले से जुड़ती है। हाँ, कि आप किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते। बिल्कुल। और एक नियम था कि बातचीत सभ्य तरीके से होगी, कोई धमकी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। और एक बहुत ही मानवीय नियम जोड़ा गया कि परिवार में किसी की मृत्यु जैसे दुखद अवसरों पर वसूली के लिए कॉल या विजिट से बचा जाएगा। ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि सिस्टम ने पहली बार प्रक्रिया में मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर रखा। ये तो बहुत जरूरी बदलाव लगता है। लेकिन सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं होता। अगर कोई बैंक इन नियमों को तोड़ता है तो सजा क्या थी? हाँ, और यहीं पर असली सख्ती दिखाई देती है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि किसी विशेष क्षेत्र में उस बैंक को रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अच्छा। आरबीआई ने कहा कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी बैंक के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बैंकों की जवाबदेही तय की गई। अब वो ये कहकर नहीं बच सकते कि ये तो एजेंट की गलती थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। कानून की नजर में एजेंट बैंक का ही एक हाथ है। अगर आपका हाथ कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी आपकी होती है। इसे वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। आरबीआई ने बैंकों को यही याद दिलाया कि वे अपने एजेंटों को ट्रेनिंग दें और सुनिश्चित करें कि वो इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। अगर हम इसे एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये मामला एक अकेले परिवार की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। निश्चित रूप से। यह एक व्यक्ति की लड़ाई से शुरू होकर भारत में लोन वसूली की प्रथाओं में सुधार के लिए एक मील का पत्थर बन गया। इसने एक मिसाल कायम की कि वित्तीय संस्थानों को मुनाफे के साथ साथ मानवीय गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। तो अंत में शांति देवी शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। और जैसा हमने पहले बात की, आईसीआईसीआई बैंक को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में शिकायतकर्ता यानी शांति देवी शर्मा को 25,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। आज की यह चर्चा एक अकेले परिवार की दुखद कहानी से शुरू हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिए एक आईना बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे कानून व्यक्तिगत अधिकारों और कॉरपोरेट शक्ति के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने का काम करता है। बिल्कुल। और ये मामला हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब वित्तीय लेन देन के लिए बनाया गया एक सिस्टम मानवीय गरिमा से टकराता है, तो एक संस्था की जिम्मेदारी वास्तव में कहाँ खत्म होती है? और क्या अदालत के आदेश में दिया गया एक स्पष्टीकरण जनता की धारणा और कॉर्पोरेट व्यवहार पर पड़े शक्तिशाली न्यायिक शब्दों के प्रभाव को सच में मिटा सकता है? इस मामले ने दिखाया कि शायद नहीं।